ने एक केस में कितने लोगों की जान गंवाई है, बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाले केस में। क्या देश को दोबारा उस हालात की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है? क्या दोबारा देश को आग की तरफ, अरे इस वक्त जो संकट है देश के अंदर, जो आर्थिक संकट आप लोग यहाँ आए, जैसे हमारे मित्र साद सिद्दीकी साहब ने बताया कि देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का दौर है। भारत एक लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाला राज्य है। 1947 में जब हमने आज़ादी हासिल की थी तो उस वक्त हमारे बड़ों ने मिल कर के एक संविधान बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और उस वक्त ये तय किया गया था कि इस देश का भविष्य इसी संविधान पर निर्भर होगा। इसी संविधान के रास्ते पर चल कर के भारत को विश्व गुरु बनाया जाएगा। और उसका संकल्प सब ने लिया था, मेजॉरिटी ने भी लिया था, माइनॉरिटी ने भी लिया था, और यह सामूहिक तौर पर निर्णय लिया गया था कि इस देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति संविधान को अपना सबसे बड़ा रास्ता चुनेगा और उसी पे चलकर देश की सेवा करेगा। रिसेंट में देश के अंदर जो सिचुएशन पैदा की जा रही है, मैं उसके बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो संयोग नहीं है बल्कि वो प्रयोग है। देश के अंदर चाहे वो मस्जिदों का मसला हो या धार्मिक कोई भी ऐसा मुद्दा हो, उसको गरमा करके, भड़का करके लोगों के अंदर एक गैर संजीदगी को पैदा किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की जब बात आती है तो रिसेंट में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर एक घटना होती है, और उस घटना के बाद अभी कोई इंक्वायरी भी कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन 90 से ज़ायद लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। जहांगीरपुरी में एक घटना होती है। एक संवैधानिक राज्य में किसी भी धार्मिक त्यौहार के लिए या किसी भी मजहबी इबादतगाह के लिए एक रूल्स होते हैं। अगर लोगों को रूल्स से परे कर दिया जाएगा तो फिर इस देश में खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ पिछले एक महीने में शोभा यात्रा के दौरान हुआ है वो राइट की तरफ से हुआ है या लेफ़्ट की तरफ से हुआ है, वो एक दूसरा इशू है। लेकिन सवाल ये है कि एक आज़ाद राज्य में आखिर ये क्यों हुआ है, कौन इसका जवाबदेह है, चाहे वो मस्जिदों से हुआ है या मंदिरों से हुआ है। पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया टुडे का एक प्रोग्राम था, उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब आए हुए थे जो नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को गिरा करके, बगावत करके वहाँ के राष्ट्रपति थे और वो फ़ौज के भी जनरल थे। तो उनसे उस वक्त भी महमूद मदनी साहब ने एक बड़ी मीटिंग में ये बात कही थी कि आप मुसलमानों की प्रॉब्लम्स इंडिया में जो है उसकी चिंता मत करिए, आप अपने देश को देखिए, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भारत के अंदर सक्षम हैं। और वो उनकी गुफ्तगू एक एक राज्य के राष्ट्रपति के साथ थी। आज तो कोई एमएलए से बात कर ले तो उसकी औकात नहीं होती है, एक राज्य के राष्ट्रपति के साथ, और वो भी राष्ट्रपति वो नहीं जो वोट के जरिए से इलेक्ट हो, एक प्रधानमंत्री की कुर्सी गिरा करके वो बनाओ। तो हमने तो उस वक्त भी कहा था इस देश के मान देखिए, हम भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं कर सकते। मेरा देश है, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में जाएंगे। और हम फिर एक बात को रिपीट करते हैं कि लेकिन हम अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ में ही इस देश में रहें। कोई हालात ख़राब हों, मुल्क के अंदर एक सिचुएशन हो, गृह युद्ध की तरफ हम जाएं, मैं नहीं समझता कि इससे कोई नतीजा निकलने वाला। हम विकास की यात्रा पर चलें। 21वीं सदी में सारी दुनिया धर्म को पीछे छोड़कर आ गई है और हमने राजनीति का केंद्रीय धर्म को बनाया हुआ। तो ये एक चिंता का विषय है। उस पर कई राज्यों में अमल भी हुआ है। कर्नाटका, मैं अभी तमिलनाडु कर्नाटका से आ रहा हूँ 3-4 दिन पहले, तो वहाँ पर भी मुसलमानों ने उसको फॉलो किया है। उसमें सिर्फ एक बात है कि जो भी लॉ है वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, या सिर्फ मुस्लिम्स की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके लिए नहीं है, वो सामूहिक तौर पर सब के लिए है। तो उसको उसी तरीके से सरकार को लागू भी कराना चाहिए। हम्म, हम्म,
आप जो अपना केस नहीं लड़ सकते हैं, जिनके पास स्थितियाँ नहीं अच्छी हैं, उसके लिए आपने क्या सोचा? उनके केस कैसे लड़े जाएंगे, उनकी स्थिति को कैसे? बहुत से लोग अभी ये जो फंसे हैं, ये जो बहुत सारे मामले हैं। ये जो हमारे साथ, एक बहुत अच्छे मिनट, सवाल डिफाइन है, कर बोलो। रहा एक मिनट, ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये सारे लोग वो हैं जो इस काम को मजबूती के साथ करते हैं। और ये वो हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो कुर्की का आदेश हुआ था, इन्होंने ही उस पर स्टे लिया था हाई कोर्ट में। और ये जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, ये सब इस पर काम करते हैं। मैं चाहूँगा आप ब्रीफ करें। सबसे पहले जो चीज़ें आप कह संसद का भी इशू है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में धर्म संसद हुई और उसमें एक कॉमन ऐलान किया गया मुसलमानों के कत्लेआम का। छत्तीसगढ़ में हुई तो महात्मा गांधी को गाली दी गई, और फिर वो जो गाली देने वाला आदमी था वो अलीगढ़ में भी एक सभा में आ गया। ये हमारा सिस्टम का फेलियर है, सामूहिक तौर पर पूरे देश का फेलियर है कि हम आज भी ये कह रहे हैं कि गांधी हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा। और हम भी मानते हैं कि धर्म संसद तो 1893 में शिकागो में हुई थी, जब स्वामी विवेकानंद ने खड़े होकर के कहा था कि मेरा देश तो वो देश है कि राष्ट्र में किसी पर भी किसी भी कारण किसी का भी प्रोसिक्यूशन हो तो वो भारत में आ सकता है। तो उस स्वामी विवेकानंद के देश में महात्मा गांधी का जो नारा है सत्य और हिंसा का, अहिंसा का, उसको आप शस्त्र से बदल देते हो, उसको हिंसा का प्रतीक बना देते हो। तो ये जो धर्म संसद हो रही हैं, और कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं उनका रुख इस पर बहुत साफ नहीं है। अगर सरकार एक्टिव हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती को कायम करे, तो इस देश में किसी की औकात नहीं है कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सके। तो ये सिर्फ मुसलमानों का विषय नहीं है। आज श्रीलंका में वो लोग जिनको धर्म के नाम पर एकजुट करके रखा गया 20 साल तक, आज वही लोग 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घर जला चुके हैं। राजपक्षे का पैतृक घर जल चुका है। वो कोलंबो से 210 किलोमीटर दूर एक सेना एयरबेस पर अपनी पनाह लिए हुए हैं। ये तो हाल है उस आदमी का जो 2 मरतबा राष्ट्रपति रहा और सिटिंग प्रधानमंत्री, उसको छोड़ना पड़ा अपना पद। और इसमें तमिल या क्रिश्चियन या मुसलमान वहाँ के नहीं हैं। तो इसलिए सब लोगों को मिल करके उन मुद्दों पर नज़र रखनी चाहिए। बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमान छोड़ो पाकिस्तान चले जाओ, क्या लगता है कैसे कहीं देखते हैं? पाकिस्तान जाना होता तो 47 में चले जाते ना। अब क्यों जाएंगे भाई? ये तो मेरा देश है, हमने इस देश को चुना है, इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश में मरेंगे। शायद मैं नहीं समझता कि किसी की औकात है कि हमें कोई पाकिस्तान भेज दे। हम अपने देश की संस्कृति के साथ, देश की तहजीब व तमद्दुन सकाफ़त के साथ हम यही रहेंगे और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ में रहेंगे। संविधान के आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। कोई मुझसे मेरी मस्जिदों को, अजानों को, टोपी को, दाढ़ी को, कुर्ते को या मेरी मजहबी शनाख्त को नहीं छीन सकता इस देश के अंदर। और अगर कोई इसकी सोच रखता है तो मैं समझता हूँ कि उसका पागलपन और बेवकूफ़ी है। इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। इसी सवाल सवाल मोदी जी ने उठाया था कि या जो देश के अंदर अलग अलग जगहों पर प्रसिद्ध हैं, उन्हीं लोगों को इसमें बोलने का कहा गया है, कॉमन लेवल पर, आम तौर पर, ताकि स्थिति भयंकर ना हो, काबू से बाहर ना निकले। हमने एक केस में कितने लोगों की जान गंवाई है, बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाले केस में। क्या देश को दोबारा उस हालात की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है? क्या दोबारा देश को आग की तरफ? अरे इस वक्त जो संकट है देश के अंदर, जो आर्थिक संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं, 200 लोग देश की बैंकों का पैसा लूट करके बाहर चले गए, उनका कुछ अता पता नहीं है। हजारों करोड़ रुपए लेके चले गए साहब। शांता कुमार कमेटी 2014 में रिपोर्ट करती है कि भारत का सिर्फ 6% किसान जो है वो एमएसपी पर अपनी फसलें बेचता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सिर्फ 6%। और उस 6% में भी 90% हरियाणा और पंजाब का किसान है। उत्तर प्रदेश का किसान कितना परसेंट एमएसपी पर फसलें बेच रहा है? ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर इन पर हम फोकस नहीं करेंगे और उन्हीं चीज़ों की तरफ जाएंगे तो शायद हम एक सफलता की ओर बहुत दूर हो जाएंगे, हमें सफलता नहीं मिल एक पाएगी। बड़ा सवाल ये है कि अपने वहाँ आप बता रहे हैं मुस्लिम का लीडर, आपने कहा जनता के बीच हम आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर जो उलेमा हैं वो कमरे में बैठ कर जिस तरीके से पीसीस कर देते हैं और अभी तक रोडों पे या जनता के बीच में नहीं आए हैं, किस मुस्लिम
लीडर को फॉलो करे मुस्लिम, किस जो है मौलाना को फॉलो करे मुस्लिम, कहाँ जाएगा मुसलमान जब आप ही मतलब जो मौलाना है हाँ। जो लीडर है वो खामोश बैठे तो फॉलो किसको किया जाए? देखिए, एक सवाल इसी में हम हाँ, आपको दे रहे हैं। बिल्कुल। मुस्लिम लीडर कुछ ऐसे भी जिनका बयान आया है कि बाबरी मस्जिद को दे दिया है, लेकिन अब और भी मस्जिद 5 फीट भी ले देंगे, तो क्या इस तरीके जो बयान बातचीत चल रही है देना चाहिए? इस पे क्या कहेंगे? आपका दोनों का सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए, जमीयत उलमाए हिंद वो मुस्तकिल फील्ड में है, कमरों में नहीं। चाहे आपका जहांगीरपुरी का मसला हो, मध्य प्रदेश का मसला हो, गुजरात का मसला हो, उत्तराखंड का मसला हो, उन तमाम मसलों पर जमीयत उलमाए हिंद के जो राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी हो या मौलाना महमूद मदनी साहब हो, उन दोनों ने तमाम चीज़ों पर हर स्तर पर मुसलमानों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का एक पर्याप्त कोशिश की। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, तो उसमें भी हर तरह के लोग अच्छे भी लोग हैं। अब आपने जो कहा था कि सॉरी मैं भूल गया, आपका क्या क्वेश्चन था? नहीं, कई ऐसे बयान आ रहे हैं ना कि बाबरी मस्जिद को दे दिया है। ठीक है, राइट है, कोई भी कह सकता है, अब उन पर मैं क्यों टिप्पणी करूँ? पर्सनल वोट की बात चल रही है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा इस माजरत के साथ। जमीयत उलमाए हिंद की बात चल रही है। अभी मुस्लिम अच्छा, पर्सनल वोट का हाँ। आपने जवाब दिया, मुस्लिम पर्सनल वोट बाबरी मस्जिद को जीत नहीं पाई कोर्ट के अंदर, हम्म, पूरी तरह हार गई। तो आप भी जानना या जो कोर्ट का फैसला है, ये भी आप सबको मालूम है। हाँ भी। तो आप ये बताइए, अगर ज्ञान वापी पे भी यही फैसला आ जाता है, तब आपकी स्थिति और क्या हो सकती है, क्या करेंगे आप? अब आता है नहीं आता है, फ्यूचर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह भाई, सकता। जाहिर सी बात जब जैसे आए, देखिए, ये एक बात तो आप हाँ। समझिए, मैं बड़ी स्पष्ट कह दूं, हालांकि इस टाइम मैं पक्षकार को भी समझिएगा कि ये न्याय तो था नहीं, ये फैसला था। फैसला और था। अगर यही फैसला ज्ञान वापी पे आ गया, उन हालात में आप कैसे लड़ेंगे? अभी अभी हम उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं आया है, आएगा तो देखा जाएगा। दूसरी चीज़, एक और चीज़ थी कि मैंने लोगों ने ये चीज़ें करी जो अराजकता फैलाई, उनको ना अरेस्ट करके जो जैसे ठेले वाले थे, फ्रूट बेचते थे, जो रिक्शे वाले थे, जो मतलब एक लेबर क्लास था, उनको पकड़ पकड़ के सिर्फ अपना नंबर्स बढ़ाने के लिए उनको पकड़ के अंदर किया गया। 20 दिसंबर को उनकी पेशी होती है। जब उनकी पेशी होती है तो तब भी वहाँ पे कुछ लोगों ने फिर अराजकता फैलाई कोर्ट के अंदर भी। मतलब जो उन गरीबों के लिए जो वकील भी लड़ रहे थे, मैं खुद जो उस चीज़ के लिए मैं गया हुआ था, यहाँ तक कुछ लोगों ने उनका मैं नहीं कर सकता डिफाइन, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा एक वकीलों का भी कोर्ट से छीना गया, पर्चे फाड़े गए कि मतलब इन लोगों की किसी की बेल नहीं करानी है। फिर भी बहुत सी चीज़ें हुई, सपोर्ट मिला, जमीयत का सपोर्ट मिला। साथ में फिर हम लोगों का जैसे रेहान भाई हुए, साद भाई हुए, अफजर भाई हुए जो इस टाइम मौजूद नहीं है, फैसल भाई हुए, अकरम भाई हुए, मिर्ज़ा फजल बेग साहब हुए, इन सब जैसे ये लॉयर्स जो थे, इन्होंने सब लोग मिल के सबसे पहले जो जो लोग थे, कभी भी आप अगर चाहें जब पब्लिक में जाएँ, प्लेस में जाएँ, कैसरबाग इलाके में जाएँ, पुराने लखनऊ में जाएँ, उनसे कभी भी ऐसे ही वीडियो पूछे तो उन्होंने खुद बताएंगे कि कितने लोगों की हम लोगों ने बेलें कराई हैं, और वो वही तबका था जो गरीब था। और एक बात और मैं इसमें ऐड कर दूँ कि जैसे ये जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कदम थे इसके बाद, तो वी चैलेंज दी रिकवरी नोटिस इन लखनऊ हाई कोर्ट। तो जज का बस एक ही क्वेश्चन था कि आप क्यों चैलेंज कर रहे हैं, ये तो एक सरकारी नोटिस है, डीएम ने मतलब बाकायदा प्रोसीजर फॉलो करके किया है। सो मैंने जज को डिवीज़न बेंच थी, जस्टिस डीके उपाध्याय एंड सरोज यादव की बेंच थी, 14 अक्टूबर 2020 का ऑर्डर है, लखनऊ हाई कोर्ट का वो पहले स्टे था। तो मैंने ये बहस में कहा कि ये ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं फॉलो हुआ है, जो ये नोटिस इशू हुए हैं ये आर्बिट्रेरी नोटिस हैं, और ये प्राइमा फेसी ही दिख रहे हैं कि ये क्वैश होने चाहिए। तो हाई कोर्ट ने इससे स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर से पूछा, उसके पास कोई जवाब नहीं था कि क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ और कैसे नोटिस इशू हो गए। भाई किसी का घर कुड़की करना, किसी का घर तोड़ देना, बुलडोज़र चला देना, आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता था, 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया, बट इट इज़ स्टिल अ ह्यूमन राइट, सुप्रीम कोर्ट सेज। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी को आपको मतलब छीनने के लिए रीजनड ऑर्डर देना होगा, ये मैंने जज साहब को कहा। और कई केसेस मैंने साइट किए, हरि कृष्ण मंदिर वर्सेस स्टेट का मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया, तो जज साहब ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और फ़ौरन पहली हियरिंग में स्टे कर दिया। तो लखनऊ हाई कोर्ट का वो पहला स्टे था सीएए प्रोटेस्ट पे, उस पर वही सब चीज़ें मैंने कंटेंशन बोले जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट से कहा कि ड्यू प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ है, उसको फ़ौरन आप नोटिस को वापस करिए, और जो ट्रिब्यूनल आपने का बनाया है एक्ट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग चलिए। तो ये इसकी प्रॉब्लम है।